हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने शुरू किया था अमेरिका का संविधान। और अमेरिका के संविधान में उसकी विशेषताएं पढ़ने के बाद हमने अमेरिका के संविधान की एक विशिष्ट विशेषता जो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, उससे प्रारंभ किया है। तो हमारा जो टॉपिक है आज का वो है शक्ति पृथक्करण सिद्धांत, और उसी के साथ में बाद में लिखा हुआ आ जाता है नियंत्रण और संतुलन सिद्धांत। तो ये दो बातें अलग अलग हैं। जैसा पहला है शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का अर्थ होता है कि शक्तियों का अलग अलग होना। तो किन शक्तियों की बात हो रही है? ये कौन कौन सी शक्तियां हैं जिन्हें पृथक किया जा रहा है? तो वो शक्तियां हैं सरकार की तीनों अंग, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका की जो शक्तियां हैं उन्हें अलग अलग किया जा रहा है। और ये विशेषता है किसकी? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था की भी, कि अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में शक्तियों का पूर्ण पृथक्करण होता है, और शक्तियों के पूर्ण पृथक्करण के साथ ही जो वहाँ का राष्ट्रपति है वही सर्वे सर्वा होता है। तो राष्ट्रपति के सर्वे सर्वा होने की वजह से अमेरिका का जो शासन व्यवस्था है वो एक तरीके से सारी की सारी वहाँ के राष्ट्राध्यक्ष यानी राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती है, और इसीलिए वहाँ का केंद्र और राज्य दोनों ही एक तरीके से राष्ट्रपति के हाथों से नियंत्रित रहते हैं। लेकिन ये सोचना सर्वथा अनुचित होगा कि क्या सारी की सारी शक्तियां राष्ट्रपति के हाथ में आ जाती हैं तो वो कुछ भी करना चाहे तो वो कर सकता है? ऐसा कदापि नहीं है। व्यवहार में यदि हम देखते हैं तो राष्ट्रपति को संसद, वहाँ की संसद को क्या कहते हैं? कांग्रेस। तो अमेरिका की कांग्रेस और सर्वोच्च न्यायालय क्या करते हैं? सरकार के दोनों अंग मिलकर नियंत्रित करते हैं। किसे नियंत्रित करते हैं? किसे नियंत्रित करते हैं? राष्ट्रपति को। तो शक्तियों का पर्याप्त विभाजन है, यानी व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में पूर्ण रूप से पृथक्करण है, क्योंकि वहां पर अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है। भारत में संसदात्मक शासन व्यवस्था है, इसीलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध होता है। लेकिन अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है, इसलिए व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में कोई संबंध नहीं होता, और सर्वोच्च न्यायालय भारत में भी स्वतंत्र है तो अमेरिका में भी स्वतंत्र है। लेकिन सरकार की ये तीनों अंग, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, व्यवस्थापिका यानी कांग्रेस और न्यायपालिका यानी सर्वोच्च न्यायालय, ये जो तीनों अंग हैं ये अपनी मनमानी न कर सके, ये अपनी शक्तियों का दुरुपयोग न कर सके, और ना ही कोई किसी की शक्ति में हस्तक्षेप कर सके। इसीलिए वहां पर शक्ति पृथक्करण के साथ साथ नियंत्रण व संतुलन सिद्धांत को भी अपनाया गया है, कि कोई भी शक्ति, जहां शक्तियां एक जगह इकट्ठी हो जाती है तो वो भ्रष्ट हो जाता है, ऐसा माना जाता है। मॉन्टेस्क्यू का एक सिद्धांत है कि शक्तियां भ्रष्ट करती है और अतिरिक्त शक्तियां अति भ्रष्ट कर देती है, ऐसा माना जाता है। तो इस सिद्धांत को मानने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो सिद्धांत है व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका में किस रूप से इनमें शक्तियों को विभाजित किया गया है, वो कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जिनकी वजह से इनमें पर्याप्त पृथक्करण है, इसे समझना होगा। तो जैसा कि अमेरिका की हम बात करते हैं तो अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था होने के कारण सरकार के तीनों अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका पूर्णतः पृथक और स्वतंत्र है। किंतु संविधान निर्माताओं ने इनकी स्वतंत्रता के साथ साथ इन पर पर्याप्त नियंत्रण व संतुलन भी बनाया हुआ है। कोटेशन के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है ऑग व रे ने। इनका मानना है
कि अमेरिकी शासन का कोई लक्षण इतना प्रमुख नहीं है जितना कि नियंत्रण तथा संतुलन सिद्धांत की धारणा। नियंत्रण व संतुलन की धारणा के साथ अपनाया गया शक्ति विभाजन सिद्धांत ही वहां की प्रमुख विशेषता है। तो हमें समझना होगा कि शक्ति पृथक्करण का अर्थ क्या है। यह सिद्धांत सरकार के तीनों प्रमुख अंग व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के पारस्परिक संबंधों को दर्शाता है, उन्हीं पर आधारित है। यह सिद्धांत इस विचार पर आधारित है कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं। अंडरलाइन कीजिए कि निरंकुश शक्तियों के मिल जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाते हैं और अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। अपनी शक्तियों का जब दुरुपयोग होता है तो ऐसे समय में शक्ति विभाजन सिद्धांत आवश्यक हो जाता है, ऐसा अमेरिका वासियों का मानना था। और शक्ति विभाजन सिद्धांत के प्रतिपादक मॉन्टेस्क्यू थे। मॉन्टेस्क्यू ने इस बात पर जोर दिया और कहा कि सरकार के तीनों अंगों में से प्रत्येक अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र होने चाहिए तथा उसे अपने कार्य क्षेत्र तक ही सीमित रहना चाहिए। उसके द्वारा दूसरे अंगों के कार्यों को प्रभावित करने या उस पर नियंत्रण स्थापित करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। शक्ति विभाजन सिद्धांत संविधान की मूल भावना है और संविधान के 3 प्रमुख अनुच्छेदों से यह स्पष्ट हो जाता है कि संविधान शक्ति विभाजन सिद्धांत पर आधारित है। अमेरिका के संविधान के अनुसार अनुच्छेद 1 खंड 1 में संविधान द्वारा व्यवस्था की गई है कि समस्त व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां एक कांग्रेस में निहित होगी। अनुच्छेद 2 खंड 1 में समस्त कार्यपालिका शक्ति संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति में निहित होगी। और नंबर 3 है अनुच्छेद नंबर 3 खंड 1 में न्याय संबंधी समस्त शक्ति सर्वोच्च न्यायालय द्वारा तथा उनके नीचे के न्यायालय में निहित होगी, जिन्हें कांग्रेस समय समय पर प्रतिष्ठित व स्थापित करेगी। यदि हम बात करते हैं शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के प्रयोग की, तो इसका प्रयोग अलग अलग शासन व्यवस्थाओं में अलग अलग प्रकार से होता है। तो शक्तियों के नियंत्रण और संतुलन को समझने के लिए हमें इस बात पर बार बार जोर देना होगा कि जो भी कोई कार्य करता है, चाहे वो राष्ट्रपति हो, चाहे से वो कांग्रेस हो, चाहे से वो सर्वोच्च न्यायालय, तीनों के काम अलग होते हैं। राष्ट्रपति कार्यपालिका का प्रधान होते हुए अपने समस्त विभागों का अध्यक्ष है और अपनी निम्न सदन का वो उच्च अध्यक्ष है और जितने भी राजनीतिक दल हैं उस दल का बहुमत दल का वो नेता है। तो वो सारी बातें जब राष्ट्रपति में समाहित हो जाती है तो हो सकता है वो निरंकुश बन जाए। कहीं ना कहीं निरंकुशता उसकी शक्तियों में हावी हो सकती है। दूसरी बात, यदि हम कांग्रेस की लेते हैं कि राष्ट्रपति बिल्कुल अलग है, लेकिन कांग्रेस में व्यवस्थापिका का जो काम होता है कानून का निर्माण करना, कि वो कोई सा भी कानून बना सकता है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी शासन व्यवस्था है और दोहरी शासन व्यवस्था होने की वजह से केंद्र और राज्य के संविधानों में भी पर्याप्त भिन्नता है। वहाँ के नागरिकों के रहन सहन, बोलचाल, खान पान, रीति रिवाज, परंपराएं सब कुछ भिन्न है। यानी केवल अमेरिका में जो पूरे देश के लिए कानून बना सके तो कांग्रेस ऐसे कानूनों का निर्माण कर सकती है जो राज्य से कहीं ना कहीं
अपने आप को बेहतर साबित करने की वो कोशिश कर सकता है। और यदि हम सर्वोच्च न्यायालय की बात करते हैं, न्यायपालिका की, तो हो सकता है न्यायपालिका में भी ऐसा हो कि जैसा हमको ज्ञात है कि न्यायिक पुनरावलोकन का जो अधिकार होता है वो अमेरिका की न्यायपालिका को प्राप्त है। और न्यायपालिका जब न्यायिक पुनरावलोकन से किसी भी कानून को रद्द कर सकती है, संशोधित कर सकती है, या राष्ट्रपति तक उसे पहुंचाने में कुछ समय ले सकती है, तो ऐसी सारी की सारी व्यवस्थाएं सर्वोच्च न्यायालय के पास अधिकार क्षेत्र में आती है। और यदि हम देखते हैं कि कांग्रेस ने ही राष्ट्रपति का जो चुनाव हुआ था उसमें भारी बहुमत होता है, कांग्रेस के जो सदस्य होते हैं, उच्च पदाधिकारी होते हैं, वो सब राष्ट्रपति के समर्थक ही होते हैं। यदि सर्वोच्च न्यायालय की बात की जाए तो सर्वोच्च न्यायालय में भी जो सर्वोच्च पदाधिकारी है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य जज है, या अन्य जो जूरी के मुख्य न्यायाधीश होते हैं, वो सब भी राष्ट्रपति के ही चहेते या समर्थक होते हैं। इस तरीके से तो कांग्रेस, न्यायालय और राष्ट्रपति तीनों भिन्न भिन्न होने के बावजूद भी पूरा का पूरी शासन व्यवस्था में कहीं निरंकुशता का प्रयोग कर सकते हैं। इसीलिए अमेरिकी संविधान निर्माताओं ने, क्योंकि अमेरिका में संविधान निर्मात्री सभा द्वारा निर्मित हुआ है, इसीलिए उन्होंने ये व्यवस्था की कि कोई भी अंग किसी की शक्तियों में हस्तक्षेप नहीं करेगा। इसलिए पूर्ण पृथक्करण उनको दिया कि सभी अपने अपने कार्यों को करने के लिए स्वतंत्र है। राष्ट्रपति अपनी इच्छा से कार्य करे, कांग्रेस अपनी इच्छा से और अपने विवेक से, और सर्वोच्च न्यायालय अपने विवेक से, कि पूर्ण पृथक्करण किया। लेकिन इस पृथक्करण के बावजूद भी उन सब में एक प्रकार की एकता होनी चाहिए, वैसे ही जैसे हमारी शारीरिक एकता की हम बात करें कि जिस प्रकार से शरीर के विभिन्न अंग होते हैं, विभिन्न अंगों का कार्य अलग अलग होता है। हाथों का कार्य पैर नहीं कर सकते, पैर का कार्य कान नहीं कर सकते, या मुंह का काम कोई अन्य अंग नहीं कर सकता। तो अलग अलग विभाग हैं, अलग अलग कार्य हैं, लेकिन इन सब में फिर भी एक एकता बनी हुई है, और वो एकता ही शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण संतुलन सिद्धांत को बताती है। पूर्ण रूप से सफलता, जो सफल प्रमाण है वो उसका देती है। तो अमेरिका का ये संविधान वहाँ के संविधान की विशिष्ट विशेषता है। ये मैंने आपको समझा दिया है किस रूप में संविधान में लिखा गया है। अब इसको समझाने के लिए चार्ट की व्यवस्था की गई है कि ये बहुत ही लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, इसलिए मैंने ये चार्ट बनाया है। वैसे तो ये चार्ट पूरे जो पूरा का पूरा है, ये बोर्ड मेरा छोटा है, इस पे आना इसका संभव नहीं है, इसलिए मैंने ये कॉपी के माध्यम से ही आपको समझाने के लिए एक ऑडियो बनाया है। और उस ऑडियो में जब भी आप ये चार्ट सामने रखेंगे और मेरा ऑडियो सुनेंगे तो आपको पूरा का पूरा शक्ति पृथक्करण और नियंत्रण सिद्धांत समझ में आ जाएगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आप अपने इस कार्य को बखूबी ढंग से करेंगे। तो ये जो लिखाया हुआ है इसके अंदर वो मैंने आपको समझा दिया है, और आगे भी मैं इसको पूर्ण करूँगी, लेकिन इससे नेक्स्ट मेरा ऑडियो है, इसमें वीडियो नहीं है, क्योंकि केवल समझाना ही है। मैं इस चार्ट का, क्योंकि ये बोर्ड छोटा है, इस पर चार्ट बनना थोड़ा संभव नहीं है, तो मैंने इसका फ़ोटो, इस पर पिक्चर चिपकाया है, और फिर आपको वीडियो के द्वारा नहीं बल्कि ऑडियो के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आएगा।